हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य में। तो आज मैं आया हूं जनवरी मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस के पार्ट 4 को लेकर। इससे पहले मैंने दिसंबर मंथ तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो इवनिंग सेशन में जो करंट अफेयर एनालिसिस की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज चल रही है, उसका भी वहाँ पे नवंबर मंथ तक कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, और वहाँ पे अभी दिसंबर मंथ चल रहा है। तो इन सारे वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ऊपर राइट साइड जो आई आइकन है, यहाँ से भी आप वीडियोस के लिंक पे डायरेक्टली जा सकते हैं। यहाँ पे जो भी टॉपिक्स कवर कराए जा रहे हैं या क्वेश्चन आंसर करवाए जा रहे हैं, ये स्पेशली यूपीएससी, सीएससी और ईपीएफओ में ईपीएफओ के करंट अफेयर्स को ध्यान रख के बनाया जा रहा है। तो आप लोग पूरी तरह से करंट अफेयर्स का सिलेबस के लिए मेरे ऊपर रिलाई कर सकते हैं कि आपको निराश होने का मौका नहीं मिलेगा। 90 से 95% तक का सिलेबस का मैंने टारगेट लिया है कि जो यहाँ पे आपको मैं कवर कराने वाला हूँ। तो जो हमारे फ्रेंड्स पिछले एक साल में न्यूज़पेपर ठीक से नहीं कर पाए थे, तो वो पूरी तरह से मेरे ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। मैं आपको निराश होने का मौका नहीं दूंगा। जो फ्रेंड्स ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले एक साल का न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स, उनके लिए एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे या कुछ कुछ ऐसे मैं यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, आपको जो छूट एक आध जो छूट गए होंगे ना, वो आपको यहाँ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो एज अ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से या आपको क्रॉस चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उस नतीजे से उस मतलब सोच से भी आप ये मेरे मॉर्निंग और इवनिंग के लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो आज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ कवर करने वाले हैं, जैसे कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे से रिलेटेड हम कुछ यहाँ करेंगे। देखिए, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को कराया जाता है, बट इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब होता है? 11 अक्टूबर को किया जाता है। तो और भी बहुत कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट्स जानेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड है, तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हर एग्जामिनेशन, हर किसी भी आप एग्जामिनेशन के लिए दीजिए, तो ये सारे टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा हम वेस्ट एशिया पीस प्लान, जो कि आपको इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में हुआ है, किसके द्वारा कराया गया? तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा कराया गया है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेसिडेंट है। तो ये सब चीज और भी ज्यादा न्यूज है, क्योंकि तीनों के तीनों कंट्री हमारे साथ बहुत ही अच्छे अच्छे बायलैटरल रिलेशन है हमारा उनके साथ। तो ये तीनों कंट्री से रिलेटेड है, तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए जानने के लिए। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किया है, एक एक करके धीरे धीरे उस सारे को करेंगे और समझेंगे, देखते हैं और क्या क्या है। बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए देखते हैं आगे और क्या है। ठीक है, इसके अलावा आप मेरे साथ पर्सनली भी जुड़ सकते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिससे होगा क्या कि आप और मैं इतने ज़्यादा, देखिए, इस चैनल के माध्यम से तो जुड़े हुए ही हैं, बट ऐसा हो जाएगा कि आप सोशल नेटवर्किंग साइट, जो कि ज़्यादातर हमारे फ्रेंड्स पढ़ाई के अलावा ये करते हैं या नहीं तो आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं, तो इससे क्या होगा, एटलीस्ट ये दो माध्यम, दो प्लेटफॉर्म में हम इतने जुड़े हुए रहेंगे, क्योंकि आपका और मेरा गोल एक ही है। जितना ज़्यादा हो सके, जितना हमारा कोऑर्डिनेशन जितना ही अच्छा होगा, उतना ही बेहतर आप भी स्कोर कर पाएंगे और हम भी आपको उतना ही सपोर्ट कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए ये एक मेरे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, या आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस चैनल के माध्यम से आपको और भी बहुत सारे इनोवेटिव क्लासेस मिल जाएंगे, जो कि सिर्फ, जैसे कि मैं यहाँ पे यूपीएससी के सीएससी ईपीएफओ का तो करंट अफेयर्स करा ही रहा हूँ, बहुत ही जल्दी आपको ये फुल एक साल का आपको कोर्स स्टार्ट होगा, और विदाउट एनी सिंगल रुपी आप यहाँ पे ये कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। और आपको यहाँ पे ना 1 रुपये पे करना होगा, ना ही कुछ, बस आपको मेरे साथ बंधे रहना होगा। आपको यहाँ पे पीडीएफ से लेकर सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, ना ही 1 रुपये भी नहीं लिया जाएगा। किसी जैसे आपको लाखों पे करने पड़ते हैं किसी और कोचिंग क्लासेस से रिलेटेड, वैसा कहीं भी नहीं, ना ही कोई पेन ड्राइव कोर्सेज, ना ही कुछ ऐसा बोल के है। ये सारे के सारे मेरे इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा स्टेट पीसीएस में अभी बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उससे रिलेटेड भी अभी आपको बहुत जल्द अच्छी क्लासेस आने वाले हैं, बहुत सारे फैकल्टीज लेने वाले हैं। तो आप बने रहिए, मैं धीरे धीरे करके एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से कवर कराऊंगा। फिलहाल अभी यूपीएससी, ये सीएससी, ईपीएफओ के अलावा रेलवेज और एसएससी की क्लासेस चल रही है, और बहुत ही अच्छा क्लासेस चल रही है, और पूरे इतने जल्दी इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमारे फ्रेंड्स के द्वारा। तो प्लीज़, अगर आप लोग एक बार देखिए, अगर आपको कहीं भी कुछ 1% का भी प्रॉफिट दूसरे के कंपेयर में लगे, तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करिए। जितना ज़्यादा आप हमारे साथ बने रहेंगे, हम भी उतना ज़्यादा आपके साथ बन के और भी अच्छे अच्छे क्लासेस लेके आ सकेंगे। इन सारे के अलावा अगर आपको किसी और एग्जामिनेशन से रिलेटेड हेल्प की जरूरत है, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, हम जरूर उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ और अच्छा लेके आएंगे, जो कि आपका भी मदद कर सके और हमारे और भी फ्रेंड्स को इससे उस वजह से मदद मिल सके। ठीक है, हमेशा की तरह शुरू करने से पहले हम एक मैप क्वेश्चन करते हैं, चाहे वो मॉर्निंग हो या इवनिंग। तो आज का मैप क्वेश्चन है, वो है लोकेट द प्लेस फेमस फॉर नगोबा जात्रा फेस्टिवल। तो ये नगोबा जात्रा फेस्टिवल किस जगह में है, ये हमें बताना है। तो यह है आपको तेलंगाना, जो कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर से पहले एक लास्ट स्टेट है, जो कि बाइफर्केट करके आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया है। ठीक है, लेटेस्ट न्यू स्टेट आप कह सकते हैं। ठीक है, तो कौन से ईयर में किया गया, प्लीज एक बार बताएं। ठीक है,
कि ये कौन से ईयर में ये मतलब तेलंगाना का गठन किया गया था, मतलब अलग करके आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, ये नरोबा फेस्टिवल आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह का जो एक ट्राइबल फेस्टिवल है, ठीक है, वहाँ के जो ट्राइबल्स है वो लोग करते हैं। स्पेशली आपको केसलापुर विलेज जो कि आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में है तेलंगाना का, वहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाता है केसलापुर यात्रा के नाम से। ये केसलापुर यात्रा का ही जितने भी लेडीज लोग हैं वो लोग यहाँ इस तरह का मतलब ह्यूज रिलीजियस एंड कल्चरल इवेंट जो कि एबोरिजिनल राजगोंड और परधन ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये तेलंगाना हो गया, तो इधर आपको कर्नाटका से ये टच करता है, महाराष्ट्र से इधर टच करता है, छत्तीसगढ़ से इधर टच करता है, आंध्र प्रदेश से इधर टच करता है। ठीक है, बट आपको देखिए उड़ीसा से आपको टच नहीं करता हुआ दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये ये आपको एरिया मिल जाएगा कि इस तरह से आप छत्तीसगढ़ यहाँ पे हो गया। उसके अलावा आप ये हो गया आपको छत्तीसगढ़, ये हो गया आपको उड़ीसा। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी देख पा रहे होंगे कि ये टोटल आप जो मेन हैदराबाद सिटी, जैसे आंध्र प्रदेश से जब ये सेपरेट हुआ था तो कैसे करके ये मेन हैदराबाद तो इधर आ गया था, तो हमने हाल ही में पढ़ा था कि आंध्र प्रदेश को कितने सारे मतलब वहाँ पे अभी रिसेंटली 3 कैपिटल बनाने का सोचा जा रहा है। तो वो 3 कैपिटल किस किस एरिया में है प्लीज आप एक बार, और वो कौन कौन से जगह है प्लीज आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन कौन से कैपिटल आंध्र प्रदेश में बनाया जा रहा है। 3 है, मैं इतना आपको हिंट दे दिया। ठीक है, तेलंगाना यानी ये सारे इसके नेबरिंग स्टेट्स है, एक लैंडलॉक स्टेट है जो कोई भी कोस्टल स्टेट से नहीं जुड़ा हुआ। ठीक है, कोस्टल स्टेट्स आपको ये चारों इसके चारों तरफ, ये छत्तीसगढ़ छोड़ के आपको चारों तरफ ये देखने को मिलेगा कि ये कोस्टल स्टेट से ही घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि शुरू करने से पहले फिर से आप लोग को मैं याद दिलाना चाहूंगा, जो भी कुछ भी यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आपको इससे रिक्वायरमेंट है या किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट्स है, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहाँ पे मैं आपको और भी कुछ किसी ऐसा जगह में, अगर मैं होता है कभी कि छोटा सा ही डिस्कस करके निकल जाता हूँ, अगर वैसा कहीं आपको लगे तो प्लीज आप लोग मुझे बताएं, मैं उस तरह का फिर उसको सेपरेट वीडियो या अगले वीडियोज में लाके मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे ऐसे हैं जो वो बोल रहे हैं कि कभी कभी कुछ टॉपिक जो फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स में डिस्कस करता हूँ उसमें डीप एनालिसिस नहीं जाता हूँ, उस जगह में वो चाहते हैं कि मैं कुछ और उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी डिस्कस करूँ। तो वैसे सिचुएशन के लिए देखिए, फैक्ट फॉर प्रीलिम्स में होता ज़्यादा डिस्कस करने वाली बात होती नहीं है, जैसे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है। फिर भी अगर आपको लगे तो मैं उसको ऊपर एक डीप एनालिसिस के वीडियो भी ला दूंगा जो कि आपको फायदा कहीं ना कहीं से पहुंचा सके। ठीक है, तो ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये आज का हमारा पहला टॉपिक है, जो कि हमने अपने उस फर्स्ट जो ये स्लाइड है उसमें भी देखा था। तो इसे हम स्टेट्स इन न्यूज़ वाले सेक्शन में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हाल ही में जो 24 जनवरी के दिन जो मनाया गया है ना, तो ये देखा गया कि चाइल्ड्स आपको सेक्स रेशियो है ना, और क्रिएट पॉजिटिव एनवायरनमेंट अराउंड वैल्यूइंग मतलब गर्ल चाइल्ड। ठीक है, तो ये हाल ही में ना ये लॉन्च किया गया था किस जगह में, हरियाणा में। तो ये हरियाणा स्टेट से कुछ कुछ जुड़ा हुआ है और इसके साथ ही आपको राजस्थान भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये 2 स्टेट जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे स्टेट्स इन न्यूज़ में लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, अब ये जुड़ा हुआ किस तरह से, ये हम अब आगे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो ऑब्जर्व किया गया था 24 जनवरी को, और ये इसलिए किया गया ताकि चाइल्ड सेक्स रेशियो है ना, इसको कि जो भी डिक्लाइन हो रहा है ना, इससे रिलेटेड हम अवेयर कर सके। ठीक है, और इस ये प्रोग्राम के तहत ही ऑब्जर्व किया जाता है एनिवर्सरी, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो लॉन्च किया गया था ना, उसको भी एनिवर्सरी इसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, ये जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है ना, ये फर्स्ट टाइम इनिशिएट किया गया था 2008 में। ठीक है, 2008 में इसे फर्स्ट टाइम इनिशिएट किया गया था। इसके अलावा ये जो लॉन्च किया गया था ये आपको 2015 में एज अ फुल फ्लेज, और कहाँ से, ये पानीपत हरियाणा से। ठीक है, और ऑल इंडिया एक्सपेंशन, इसको पूरे इंडिया लेवल पे एक्सपेंड किया, मतलब जो भी 640 डिस्ट्रिक्ट्स हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से, बट अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स है। प्लीज़ आप लोग गूगल कर लीजिएगा कि अभी कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो 2011 के सेंसस के हिसाब से 640 डिस्ट्रिक्ट्स थे। तो उन सारे जगह में झुंझुनू एक जगह है राजस्थान में, वहाँ पे 8 मार्च 2018 से ये आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यानी BBB स्कीम वहाँ से पूरा एक्सपैंड कर दिया गया था पूरे इंडिया पे। ठीक है, ये जो BBB है ना, ये एक ट्राई मिनिस्ट्रियल एफर्ट है, ये सिर्फ कोई सिंगल मिनिस्ट्री नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ मिनिस्ट्री भी नहीं दिया है, स्टेट से न्यूज़ दिया है, क्योंकि हरियाणा और राजस्थान इससे रिलेटेड आपको मतलब पता होना चाहिए। हो सकता है बोल देगा ये कौन से स्टेट से लॉन्च किया गया था, वहाँ पे राजस्थान दे देगा, आप वहाँ गलत कर बैठेंगे। यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो लॉन्च किया गया था वो आपको हरियाणा से। ठीक है, तो इसमें MCD आपको वुमेन चाइल्ड मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, और ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी, यानी 3 जो ये ट्राई मिनिस्ट्रियल एफर्ट के द्वारा ये BBB स्कीम चलाया जा रहा है। ठीक है,
इसके अलावा इसे इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड बात ये मैं बोलना चाहूँगा कि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस सेंटर के द्वारा मिलता है, वो भी डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपोनेंट जो है ना, मतलब डीसी या डीएम जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या उनके जो भी उनसे रिलेटेड जो भी अकाउंट है ना, उनमें डायरेक्टली सेंट्रल के द्वारा दिया जाता है ताकि स्मूथ ऑपरेशन किया जा सके। इस स्कीम से रिलेटेड जो भी है चाइल्ड सेक्स रेशियो को डिक्लाइन जो हो रहा है इससे रिलेटेड अवेयर करने से रिलेटेड सारा चीज में साथ दिया जा सके, अगर यदि हम ग्राउंड लेवल तक अच्छे से पहुंच रहे हैं, ठीक है, ताकि जो भी डीसी या डीएम है वो अच्छे से यूटिलाइज कर सके। उसके अलावा स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जो इस स्कीम का है वो इंक्लूड करता है कैसे करके जेंडर बेस्ड सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन जो है ना, ये सबको कैसे करके प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। ये ट्रिपल बी या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से रिलेटेड आप समझ ही सकते हो कि और क्या क्या चीज इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे, वो है नेट्सो फैन, ठीक है। आपको नेट्सको फैन है, ये आपको हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हाल ही में हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा ही लॉन्च किया गया ये एक नेटवर्क फॉर रिसर्च एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस वर्किंग इन द एरिया ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये हाल ही में हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, इसलिए हम उसके रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं। ये है क्या आखिर? तो इट वुड कॉम्प्राइज ऑफ 8 ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, 8 ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को इसमें कॉम्प्राइज किया गया है, जो कि बायोलॉजिकल, केमिकल, न्यूट्रिशन एंड लेबलिंग, फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन, फूड ऑफ प्लांट ओरिजिन, वाटर एंड बेवरेजेस, फूड टेस्टिंग एंड सेफर एंड सस्टेनेबल पैकेजिंग। तो ये सारे जितने भी है ना, ये सारे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्राइज किया गया एक जगह में, ये नेट्सको फैन में, ठीक है। और ये एफएसएसआई ने ये जो 8 जो होंगे ना, वो एफएसएसआई के द्वारा ही ये आइडेंटिफाई किया गया है एज अ नोडल इंस्टीट्यूशन, जो कि डेवलप करेंगे रेडी रेकॉनर, ठीक है, जो कि क्या करेगा, एक इन्वेंट्री का काम करेगा जितने भी रिसर्च वर्क एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशंस है ना उनके लिए, ठीक है। और वो फैसिलिटेट करेगा क्या, रिसर्च सर्वे और रिलेटेड एक्टिविटीज भी इससे रिलेटेड ये रेडी कॉर्नर करेगा, ठीक है। अगला है कि इसका कुछ सिग्निफिकेंस अगर हम जानते हैं तो ये हो गया आपको कि आइडेंटिफाई करेगा रिसर्च गैप्स जो भी है ना, गैप आया है रिसर्च से रिलेटेड, आपको ये इस सब सारी नेटवर्क और मतलब रिसर्च और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एरिया ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन के एरिया में, तो ये उस तरह का गैप जो है उसको फिल करने का काम करेगा, इस तरह का इनिशिएटिव। और ये कलेक्ट करेगा, कोलैट करेगा, इसके अलावा डेवलप करेगा डेटाबेस भी, जो कि फूड सिक्योरिटी इश्यूज से रिलेटेड काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है आपको आर्टेमिस मिशन। ये आर्टेमिस मिशन को हम नासा वाले सेक्शन में लिखेंगे, इसको इसरो या अदर स्पेस एजेंसीज में नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये नासा के द्वारा ही है ना। तो नासा ने हाल ही में अनाउंस किया कि ग्रेजुएटिंग क्लास जो क्लास 11 के एस्ट्रोनॉट्स है ना, उनको अपकमिंग स्पेस मिशन इंक्लूडिंग आर्टेमिस मिशन में वो क्या करेंगे, मतलब वो जो भी अपकमिंग जो मिशन आ रहा है ना, उसमें उनको पूरी तरह से ग्रेजुएटिंग क्लास ऑफ 11 एस्ट्रोनॉट्स को वहां पे भेजने का सोचा जा रहा है, ठीक है। ये टीम जो है ये इंक्लूड इसमें जो करेगा उसमें एक इंडियन अमेरिकन भी है जिसका नाम है राजाचारी, इसलिए ज्यादा ये न्यूज में पड़ गया, ठीक है। ये है क्या आर्टेमिस? तो आर्टेमिस जो है ना, स्पेशली नासा जो चाहते थे कि वो सेंड करें पहला वुमेन जो कि नेक्स्ट मैन टू द मून होगा ना 2024 में, तो एक पहला वुमेन जो है कि वो जाएंगे चांद पे। इसके अलावा इनके साथ मेल भी जाएंगे, बट पहला वुमेन है जो कि चांद में जाने वाला है 2024 में, वो उसी को ही उन्होंने नाम दिया आर्टेमिस लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, ठीक है। आर्टेमिस का फुल फॉर्म हो गया एक्सेलरेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मून्स इंटरेक्शन विद द सन। तो ये मून का जो भी इंटरेक्शन है ना सन से, ये सारे चीज 4 फील्ड में ये देखेगा, ठीक है, ये जो आर्टेमिस मिशन में। इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि ये मिशन जो नेम आर्टेमिस इसलिए गया क्योंकि एक ग्रीक का ये माइथोलॉजिकल गॉडेस है जिसका नाम है आर्टेमिस, ठीक है। वो चांद और से रिलेटेड नाम होता है, ठीक है। मून का ये नाम है आर्टेमिस, जो कि ग्रीक जो भगवान होते हैं ना, हम लोग चंदा मामा बोलते हैं, चांद कुछ बोलते हैं ना, तो वैसे कुछ भगवान है ग्रीक माइथोलॉजिकल गॉडेस में जिसका नाम आर्टेमिस है। इसके अलावा जो ट्विन सिस्टर टू अपोलो भी इसको इस तरह का बोला जा रहा है, और ये ट्विन सिस्टर जो अपोलो जो गया था ना, ये भी अपोलो क्या है, एक तरह का उसी का बहन ही है, ठीक है, मून का ही इस तरह से बोला जा सकता है नाम। तो ये जो नाम दिया गया ना अपोलो, ये वहां पे लगभग 12 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स को 1969 से 1972 तक में भेजा गया था, तो सक्सेसफुल रहा था। तो इसी तरह का कुछ फिर से नाम दिया जा रहा है ताकि एक मतलब माइथोलॉजिकल थिंक सोच के कि हाँ इस तरह का जब वहां पे नाम दिया था, अपोलो गया था, तो अच्छा इतने सारे लोग वहां जाके वापस भी आ गए, तो इस बार भी फिर से यहाँ सोचा जा रहा है, ठीक है। जो मेन ऑब्जेक्टिव इस चीज का है वो टू मेजर व्हाट हैपेंस व्हेन सन्स रेडिएशन हिट्स आवर रॉकी मून। जब चांद के जो रॉकी स्तर है ना, सरफेस है, उस पर जब सन के जो रेडिएशन हिट करते हैं ना, तब क्या इफेक्ट्स होता है, क्या क्या होता है, ये सब चीज यहाँ पे देखा जा रहा है। ये सर्च करने के नाते से ये आर्टेमिस मिशन को लॉन्च किया जाएगा।
ठीक है। और ये जो प्रोग्राम है इसके तहत नासा अपने जो स्पेस लॉन्च सिस्टम है ना SLS, इसके द्वारा रॉकेट को ही लॉन्च किया जाएगा, जो कि आपको पूरी तरह से एस्ट्रोनॉट्स को कैसे ओरायन स्पेसक्राफ्ट की मदद से वो लगभग आपको 250,000 माइल्स मतलब उतने दूर चांद तक ये पहुंचाया जाएगा लूनर ऑर्बिट तक। ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ बात है, जैसे कि आपको ये लूनर मिशंस के जो की फैक्ट्स है ना, जैसे आपको बिफोर द जब तक यूएस ने जो अपोलो 11 मिशन सेंड किए थे उनसे पहले उन्होंने 3 क्लासेस ऑफ रोबोटिक मिशन जो कि 61 से 68 तक में उन्होंने भेजा था। ठीक है। अपोलो 11 जो मिशन था उससे पहले उन्होंने रोबोटिक मिशन पहले भेज के, क्योंकि अचानक तो पहले आप ह्यूमंस को नहीं भेज सकते ना, पहले तो रोबोट्स भेजेंगे, जैसे हम भी गगनयान से पहले रोबोट्स भेजने का प्लान रखे हैं, है ना, उसी तरह से उन्होंने भी भेजा था। उसके बाद 1969 में देखिए 68 मतलब 61 से 68 उन्होंने रोबोट पे रिसर्च किया। उसके बाद 69 में उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले इंसान बने जो कि चांद पे कदम रखे। किसके कौन से मिशन में? अपोलो 11 उस मिशन का नाम था। ठीक है। इसके अलावा 1969 में उसके बाद से 12 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स उन्होंने भी मून के सरफेस पे वॉक किया। कब तक? 1972 तक में। ठीक है। फिर 1959 में सोवियत यूनियन ने लूना 1 और 2 दोनों ही फर्स्ट रोवर जो कि मून पे चले। रोवर मतलब वही रोबोट टाइप का होता है, उनका व्हील्स लगा रहेगा, जो कि हम इस बार भेजे थे चंद्रयान 1 के साथ। ठीक है। जो हम नहीं सक्सेसफुल हुए, बट सोवियत यूनियन जो कि अभी आपको रशिया है, तो उस वक्त ये 1959 में ये सक्सेसफुल हुए थे लूना 1 और 2, जिसमें रोवर को वो भेजे थे चांद पे। फिर बाद में 1990 में आपको यूएस ने रिज्यूम किया लूनर एक्सप्लोरेशन को विद रोबोटिक मिशंस क्लेमेंटाइन एंड लूनर की मदद से प्रोस्पेक्टर। ठीक है। 2009 में फिर इट बिगेन अ न्यू सीरीज ऑफ रोबोटिक लूनर मिशंस विद द लॉन्च ऑफ द लूनर रिकॉनेसाइंस ऑर्बिटर LRO, जिसके रिलेटेड हमने अभी रिसेंटली भी पढ़ा था। उसके अलावा एक और द लूनर क्रेटर ऑब्जर्वेशन एंड सेंसिंग सैटेलाइट LCROSS। ठीक है। तो ये सब से रिलेटेड अभी 2009 से ही ये सारे लूनर से रिलेटेड मिशंस चल रहे हैं। फिर 2011 से उन्होंने आर्टेमिस का मिशन स्टार्ट किया कि मून के ऊपर जो भी है ना 4 ARTE इस सब से रिलेटेड वो इंटरेक्शन चेक कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि कैसे करके ये इफेक्ट हो रहा है चांद के स्तर पे। ठीक है। तो ये सब था कुछ कुछ बातें। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा कार्बन से रिलेटेड, जो कि कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट। ठीक है। कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट जो है ना, ये आपको CDP इंडिया, जो CDP इंडिया के द्वारा ही बनाया गया है, जिसका नाम है कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट इंडिया। ये एनुअली ये रिपोर्ट निकालते हैं, हर साल में मतलब निकालते हैं। तो ये 2020 का भी निकाले उन्होंने। उसमें फिर एग्जामाइन किया गया कार्बन रिडक्शन एक्टिविटीज कंपनीज के द्वारा। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कंपनीज के द्वारा ये कार्बन रिडक्शन एक्टिविटीज को ध्यान दिया गया, रिपोर्ट बनाया गया उसी के बेसिस पे। तो उन्होंने देखा कि जो टॉप 4 कंट्रीज है ना, वो हो गए USA फर्स्ट पे, सबसे जो सबसे ज्यादा कार्बन वहाँ के कंपनीज रिलीज करते हैं। उसके बाद जापान, उसके बाद UK, उसके बाद फ्रांस। ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स आया, देखा गया कि 98% ऑफ द फर्म है ना, वो डायरेक्टली मॉनिटर कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज रिस्क को। टॉप मैनेजमेंट इंटीग्रेटिंग दिस कंसर्न इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ठीक है। 2/3 ऑफ द 59 फर्म्स दैट वर सर्वेड यूज क्लाइमेट एनालिसिस टूल टू फॉर्मुलेट देयर बिजनेस स्ट्रैटेजीज। मतलब 2/3 जो इतने जो फर्म्स आए ना, लगभग ऑफ द 59 फर्म्स, वो क्या करते हैं, क्लाइमेट एनालिसिस टूल्स को यूज करते हैं अपने बिजनेस स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट करने के लिए। ठीक है। और जो की फोकस है ना, कि इंडियन फार्म्स है ना, वो ज़्यादातर रिन्यूएबल एनर्जी पे ही ध्यान दे के रखे हुए हैं। ठीक है। इसलिए रिपोर्ट में पाया गया कि 23 कंपनीज जो है रिपोर्टेड रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स 2019 में, और 44% जो कि राइज है 2018 से। ठीक है। जिसमें आपको इन्फोसिस, डालमिया सीमेंट, टाटा मोटर्स वो 100% रिन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन पे ही काम किए हैं। तो ये सब कुछ कुछ आपको डेटा हो गया, रटना नहीं है, बस आप थोड़ा जितना हो गया समझ लीजिए कौन कौन से स्पेशली कंपनीज जो इंडियन कंपनीज है ऊपर से, और उसके अलावा जो भी कौन रैंकिंग है टॉप 4, वो सब थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक है, जो कि है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है। NCRB, इसे हम MHA वाले सेक्शन में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो NCRB है, ये MHA ही उनका पेरेंट बॉडी है। तो NCRB ने हाल ही में लॉन्च किया 2 ऑनलाइन नेशनल लेवल सर्विसेज, जिसका नाम है आपको सर्च ऑफ मिसिंग पर्सन एंड टू जनरेट व्हीकल NOC। ठीक है। तो ये है क्या? ये पुलिस रिलेटेड सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज जो कि है लॉन्च किया गया है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम CCTNS, यानी CCTNS और ये दोनों ही इनिशिएटिव अभी हाल ही में NCRB के द्वारा लॉन्च किया गया है।
ठीक है। ये जो सर्विसेज है ये क्या करेगा, एक्सेस किया जा सकता है डिजिटल पुलिस सिटीजन सर्विसेज .gov.in के मदद से। ये जो पोर्टल है ना, यहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और ये एग्जिस्टिंग डिजिटल पुलिस पोर्टल है ना, इससे भी ये कनेक्ट किया गया हुआ है। ठीक है, तो ये CCTNS प्रोजेक्ट है क्या, तो ये है आपको इनिशिएट किया गया था 2009 में, जो कि एम करता है, क्रिएट करेगा कैसे करके कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर एनहांसिंग द एफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी ऑफ पुलिसिंग। मतलब पुलिस स्टेशन और उसके लेवल जो है ना, उनको कैसे करके वो और एनहांस कर सकेंगे, उनके एफिशिएंसी से लेके करप्शन से लेके सब कुछ को कैसे डिक्रीज करते हुए कितना ज़्यादा वो हेल्पफुल मतलब पब्लिक के लिए बन सकते हैं, वो सब चीज़ यहाँ पे और अच्छे से दिखाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और बात बोला जा रहा है, एक सेकंड में थोड़ा ये आगे बढ़ गया, इसमें एक और बात बोला जा रहा है कि ये जो CCTNS है ना, एक मिशन मोड प्रोजेक्ट पे काम करेगा अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस। ठीक है, ई गवर्नेंस प्लान से रिलेटेड हमें पहले भी पढ़ा था, तो ये एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है आपको नेशनल ई गवर्नेंस कर देंगे तो क्या होगा, एक पोर्टल के माध्यम से ये पब्लिकली सबको सभी को एक्सेस कर सकेंगे कि आखिर क्या चल रहा है, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो या हॉस्पिटल हो या कोई और ऑफिशियल गवर्नमेंट का कोई आपको दफ्तर हो। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है टेलीकम्युनिकेशन कंज्यूमर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड TCEPF। ठीक है, इससे रिलेटेड हम अभी देखेंगे कि ये TRAI यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने आस्क किया, उन्होंने पूछा कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स टू डिपॉजिट ऑल अनक्लेम्ड मनी ऑफ कंज्यूमर्स इंक्लूडिंग एक्सेस चार्जेस एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, उन्होंने बोला जो भी एक्सेस चार्जेस और सिक्योरिटी डिपॉजिट्स आप जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर के पास है, या तो वो फटाफट क्या करे, वापस से रिफंड करे, वो फंड में जमा कराए। कौन से फंड में, टेलीकम्युनिकेशन कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। ठीक है, तो इसका कंपोजिशन कुछ जानते हैं, इसका है क्या कंपोजिशन, ये इंक्लूड करता है मनी ऑन अकाउंट एक्सेस बिलिंग रिवील्ड इन द ऑडिट। अगर कुछ आपको ऑडिट किया गया और आपके पास 5 लाख होना चाहिए और आपके पास आया 6 लाख, तो जो एक्सेस आया ना, वो अमाउंट को आपको इस फंड में आपको जमा करने के लिए बात बोला जा रहा है। अनक्लेम्ड मनी सच एज सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड प्लान चार्जेस ऑफ फेल्ड एक्टिवेशन, मतलब यहाँ पे आपको प्लान यहाँ पे पैसे पे कर दिया गया है पर एक्टिवेशन हुआ ही नहीं है वो सिम का या वो किसी और ऑपरेटर का, तो वैसे सिचुएशन में क्या करना होगा, तो अमाउंट तो आपके पास ऐसा आ गया, आपने तो सर्विस दिया ही नहीं, तो वैसे पैसे को भी आपको इसी फंड में डिपॉजिट करना होगा। ठीक है, या अनक्लेम्ड या नॉन रिफंडेबल अमाउंट जो भी हो ना कंज्यूमर्स का, वो भी तो आ रहा है नॉन रिफंडेबल अमाउंट, वो कुछ आपको डिपॉजिट कराया है और वो तो आप दे नहीं रहे हो ना, तो इससे क्या हो रहा है कि डिपॉजिट भी नहीं हो, वो पैसे का क्या हो रहा है, वो तो आपको एक्स्ट्रा हो गया, उसको आपको फंड में, ये फंड में ही डालना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ फ्रेमवर्क भी बनाया गया है, जैसे ये जो टेलीकम्युनिकेशन कंज्यूमर फंड है ना, ये 2007 के एक्ट से ही बना हुआ है, जहाँ से ये आपको ये रेगुलेशन बनाया गया हुआ है। इसके अलावा ये जो इनकम फ्रॉम द फंड है ना, ये यूटिलाइज फॉर प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। तो ये कंज्यूमर के एजुकेशन और प्रोटेक्शन में ही ये फंड का यूटिलाइजेशन किया जाता है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि इन्होंने आपको TRAI ने इन्होंने फटकार लगाया जितने भी ऑपरेटर है कि आप फटाफट जो भी फंड है जो एक्स्ट्रा आपके पास, वो ये आप इस प्रोटेक्शन फंड में जल्दी से डिपॉजिट करें। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है स्वच्छ सर्वेक्षण लीग। ये स्वच्छ सर्वेक्षण लीग को आप मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में हमने लिखना है। ठीक है, तो ये रिजल्ट हाल ही में इनका आया जुलाई से सितंबर मंथ का। देखिए ये सितंबर मंथ तक था, पर आपको 3 महीने बाद और मिला, यानी जनवरी मंथ में मिला है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये गैप रहा, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का है ना, वो आपको अप्रैल में दिया जाएगा। ठीक है, आपको ये हर 3 महीने का दिया जाता है। ठीक है, तो ये रिलीज किया गया है हाल ही में SS लीग के द्वारा, मतलब ये स्वच्छ सर्वेक्षण लीग के द्वारा, जो कि कंडक्ट किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हर ये आप देख पा रहे हैं क्वार्टर 3 महीने पे हो रहा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव इसका मेन है कि ये कैसे सस्टेनिंग और ऑन द ग्राउंड ऑफ परफॉर्मेंस, जो भी सिटीज़ का परफॉर्मेंस है कैसे मॉनिटर करना है, क्लीनलीनेस कैसे वो मेंटेन कर रहे हैं, ये सब चीज़ ये आपको SS लीग के द्वारा देखा जाता है। और ये जो 2020 का जो है ये 5वां एडिशन है, ध्यान दीजिएगा, जो कि एनुअली अर्बन क्लीननेस सर्वे कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री, जो कि हाउसिंग अफेयर मिनिस्ट्री करवाती है। ठीक है, तो इसमें परफॉर्मेंस जो वेरियस स्टेट्स का आया है, तो क्लीनेस्ट सिटी फिर से आपको चौथी बार इंदौर, जो भोपाल की एक सिटी है, बहुत ही फेमस, बहुत ही प्यारा सा सिटी है, वो फिर से नंबर 1 में आया है। और जो वर्स्ट परफॉर्मर देखा गया है वो कोलकाता, जबकि ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, फिर भी वो उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हुआ है एक सिटी या नॉर्मल सिटी के कंपेयर में भी। ठीक है, इस कैटेगरी में जो पॉपुलेशन जो 10 लाख से ज़्यादा वाले पॉपुलेशन में, उसमें भोपाल है जो कि सेकंड, फिर से अपने फर्स्ट क्वार्टर में सेकंड आया है वो। ठीक है, राजकोट भी बहुत अच्छा रैंक लेके आया है। इसके अलावा जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स है ना, उसमें तमिलनाडु के जो सेंट थॉमस माउंट कैंट है ना, वो फर्स्ट आया है। जिसके अलावा जो दिल्ली है ना, वो आया है, दिल्ली कैंट जो है वो सेकंड रैंक पे है।
ठीक है। सिकंदराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड जो है ना हैदराबाद में, वो वर्स्ट परफॉर्मर दिखा गया है। देख लीजिए, जबकि तेलंगाना इतना अच्छा राइज कर रहे हैं, वो भी हैदराबाद सिटी के वहाँ पे कैंटोनमेंट बोर्ड जो सिकंदराबाद का, वो वर्स्ट परफॉर्मर देखा गया है। ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण से रिलेटेड अगर यदि बोले तो आपको ये जो प्रोसेस है रैंकिंग देने का सिटीज और टाउन्स का, ये बेसिस पे इस पे देता है क्लीनलीनेस के से रिलेटेड। और ये जो फर्स्ट टाइम कंडक्ट किया गया था, ये 2016 में किया गया था, जिस वक्त 73 सिटीज को कवर किया गया था। ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ बेसिक बात हो गया आपको इस लीग से रिलेटेड। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे। ठीक है। अगला टॉपिक हो गया व्हाट इज H9N2। H9N2 है क्या? तो ये हाल ही में इंडियन साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया कंट्री का पहला केस इस तरह का इन्फेक्शन का, जो कि बहुत ही रेयर है, वायरस H9N2, जो कि कॉज क्या करते हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा मतलब बर्ड फ्लू। ठीक है। तो ये है क्या आखिर में, ये H9N2 ये एक सब टाइप है आपको इन्फ्लुएंजा ए वायरस का, जो कि कॉज करता है क्या, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा, उसके साथ बर्ड फ्लू भी। ठीक है। बर्ड फ्लू के बारे में आप लोग सुने ही होंगे, काफी ज्यादा फेमस था। ये आपको चिकन या वगैरह या नॉनवेज से रिलेटेड कितना बार डर डर के सभी को खा रहे थे, नहीं खाना भी छोड़ दिए थे बहुत लोग। तो ये H9N2 जो है ना, ये सब टाइप है, जो कि आपको फर्स्ट टाइम विनकंसिन, जो कि यूएस में है, 1966 में वहां पे देखा गया था, जो कि आया, बोला जा रहा था कि वो टर्की के वहां से आया था। ठीक है। ये H9N2 वायरस है ना, वो क्या करते हैं, वर्ल्ड वाइड फाउंड होते हैं, कहाँ पे, वाइल्ड बर्ड्स में, जो कि एंडेमिक है, स्पेशली किस पे, जो पोल्ट्री होता है ना, पोल्ट्री में ज्यादातर, पोल्ट्री वाले एरिया में ज्यादातर ये मतलब पाए जाते हैं। इसका मेन जो थ्रेट और कंसर्न है इसमें, जो जिसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, ये है कि आपको H9N2 वायरस है, ये पोटेंशियली प्ले करता है मेजर रोल किसमें, इमरजेंस ऑफ द नेक्स्ट इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक। जैसे अभी ये कोरोना से रिलेटेड पेंडेमिक आ रहा है, तो नेक्स्ट लेवल का जो इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक आएगा, जिसका अभी तक एंटीडोट नहीं है, उस तरह का चीज आने का ये एक पोटेंशियल रखता है, ये H9N2। ठीक है। और WHO के द्वारा भी बोला जा रहा है कि एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ना, ये पोल्ट्री में ही सर्कुलेट ज़्यादातर करती हैं। और इसका जो रिस्क है ना, आपको स्पोरेडिक इन्फेक्शन से रिलेटेड या स्मॉल क्लस्टर ऑफ ह्यूमन केसेस से रिलेटेड ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ टू इन्फेक्टेड पोल्ट्री और कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट, ये सारे मतलब ह्यूमन केसेस में ये ज़्यादातर एक्सपेक्टेड किया जा सकता है, कि क्योंकि ह्यूमंस भी पोल्ट्री से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ बेसिक बात हो गया। एज अ जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो भी हमारे फ्रेंड्स नॉन वेजिटेरियन खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो प्लीज़ वो भी थोड़ा संभल के खाएं, क्योंकि ये इन्फ्लुएंजा बहुत ही ज़्यादा जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो आपको भी सोच समझ के खाना होगा, स्पेशली आप बॉयल ज़्यादा करके खाएं तो ज़्यादा फायदा होगा आपके लिए। अगला टॉपिक है आपको पल्स पोलियो प्रोग्राम। इसे हम हेल्थ मिनिस्ट्री वाले सेक्शन में लिख रहे हैं, क्योंकि हाल ही में हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जनवरी 18 को उन्होंने पल्स पोलियो प्रोग्राम के बिगनिंग ऑफ द ईयर में ही उसके घोषित कर दिया कि जनवरी 18 हम लोग रखेंगे। ठीक है। ये पोलियो क्या है, तो WHO के द्वारा इसे डिफाइन किया गया है, पोलियो जो कि पोलियोमियलिटीज, जो हाईली इन्फेक्शन वायरल डिजीज है, जो कि आपको क्या करता है, यंग चिल्ड्रन में ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है। आप जानते ही होंगे पोलियो से रिलेटेड। तो ये जो ट्रांसमिशन होता है, ये वायरस ट्रांसमिशन करता है पर्सन टू पर्सन, स्प्रेड मेनली ज़्यादातर वो फेशियल ओरल रूट से जाता है। ठीक है। फेशियल ओरल रूट मतलब हो गया आपको जो भी जो भी आप वेस्ट जो आपके बॉडी से आप निकालते हैं ना, एज अ आपको जो भी बाथरूम करने के बाद, तो वो जो है ना, उसका जो है ना, जो भी है वो ओरल मतलब मुंह के माध्यम से अगर कभी अगर यदि वो चला जाए ना, तो वो आपको इन्फेक्ट कर सकता है। ये पोलियो का जो इन्फेक्शन वायरस है, ये बहुत ही डेंजरस है, जो कि उसी के माध्यम से फेशियल ओरल रूट से ये ज़्यादातर एंटर करता है। या आपको कंटेमिनेटेड वाटर या फूड से जब वो फेशियल चला जाता है ना, अब किसी कंटेमिनेट हो गया ये फेशियल आपको वाटर से, तो वो वाटर अगर आप पिएंगे तो आप भी पोलियो वायरस के इन्फेक्टेड हो गए हैं। ठीक है। ये पोलियो वायरस स्पेशली अटैक करता है नर्वस सिस्टम पे, जो कि आपको एक पैरालिसिस की तरह कर देता है। तो क्या होता है, आपको वही हाथ या पाँव जो होता है वो आपको पैरालाइज्ड हो जाता है। इनिशियल सिम्टम्स जो आपको फीवर, फैटिग या हेडेक इस तरह का आपको दिखेगा, बट धीरे धीरे क्या करेगा, आपको पूरा बॉडी आपको एकदम ऐसा कर देगा कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अभी तक पोलियो से रिलेटेड कोई भी क्योर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये कीवर्ड है, इसलिए बोला जाता है कि आप प्रिवेंशन ही ज़्यादातर करें, इसके इम्यूनाइजेशन वगैरह लेते हुए आप प्रिवेंट करें। ठीक है। पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है कि 1995 में ही इसे लॉन्च किया गया था, एज अ रेजोल्यूशन ऑफ ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ पोलियो एरेडिकेशन वाज अडॉप्टेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ठीक है। 1988 में लिया गया था रेजोल्यूशन, 95 से ये हमारे देश में भी चला जा रहा है। ये स्पेशली जो कवरेज किया जा रहा है, ये जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा जब ये लॉन्च किया गया था पल्स पोलियो प्रोग्राम, ये चिल्ड्रन जो भी आपको 5 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं ना, इसके उनको ही ध्यान में रख के ये ड्रॉप्स दिया जाता है, पोलियो ड्रॉप, जो भी नेशनल या सब नेशनल इम्यूनाइजेशन रूट मतलब राउंड के तहत। ठीक है। वो भी हर साल।
इसके अलावा और भी कुछ थोड़ा पोलियो से रिलेटेड जान लेते हैं। जैसे कि पोलियो जो इंडिया में है ना, ये WHO ने फरवरी 24 2012 से ये भी डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया में पूरी तरह से ये जो भी है एक्टिविटी पोलियो वायरस ये अब नहीं फैल रही है, ठीक है। और उसी के 2 साल बाद साउथ ईस्ट एशिया रीजन के जो WHO के जो मेंबर है ना, मतलब साउथ ईस्ट एशिया रीजन WHO के जो पार्ट हैं, वो उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया एक पोलियो फ्री स्टेट मतलब पोलियो फ्री कंट्री है, ठीक है, उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया। इसके अलावा जो इसके प्रिवेंशन से रिलेटेड वही बात बोला जा रहा है कि इसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो आप जितना ज़्यादा हो सके ओरल पोलियो वैक्सीन को बच्चों को सही टाइम पे देते रहें, जिससे कि फ्यूचर में उनको और ज़्यादा अफेक्टेड ना हो। इसीलिए तो जब भी कोई आपको पैसेंजर्स या कोई आपको टूरिस्ट हो जो कि ये कुछ कंट्री से जब आते हैं या जाना चाहते हैं या वहाँ से वापस लौट रहे हैं, तो इंडिया में इस तरह का बात किया जाता है कि आप वो ये जो पोलियो से रिलेटेड वैक्सीनेशन करवाएं। जैसे अफगानिस्तान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इथोपिया, केन्या और ये सारे जो भी स्टेट्स है ना, कंट्रीज है ना, इससे रिलेटेड जब भी कोई आपको टूरिस्ट या आपको हमारे लोग ही वहाँ से आते हैं, तब वो उनको एक आपको पोलियो वैक्सीनेशन करवाया जाता है, ठीक है, ताकि किसी अगर उनके बॉडी में अगर वायरस हो तो उसे डिसइंफेक्ट किया जा सके। अगला टॉपिक हुआ आपको ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ये हम इंपॉर्टेंट बॉडीज वाले सेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि ये इससे रिलेटेड जो बॉडी है ना ग्लोबल टैलेंट से रिलेटेड, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल, ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप जानते हैं ये आखिर है क्या। तो ये इसका इंडेक्स हाल ही में 2020 में रिलीज किया गया। ये जो लॉन्च किया गया था 2013 में फर्स्ट टाइम, जिसका स्पेशली होता है एनुअल बेंचमार्किंग करना रिपोर्ट का, जो कि मेजर्स करते हैं एबिलिटी ऑफ कंट्रीज टू कम्पीट फॉर टैलेंट, ठीक है, कम्पीट फॉर टैलेंट से रिलेटेड कम्पीट करने के लिए ये रिलीज किया गया। वही इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल पार्टनरशिप किसके साथ की गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, एडिको ग्रुप और गूगल के साथ। गूगल भी यहाँ इन्वॉल्व है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये जो बेसिकली देखते हैं तो 70 टाइप ऑफ वेरिएबल्स को ध्यान देता है, जो कि कैसे ईज ऑफ हायरिंग, जेंडर अर्निंग गैप, ये सब में ध्यान देते हुए कौन कैसे कर रहा है, ये सब चीज़ को थोड़ा और इसमें ध्यान देते दिया जाता है, ठीक है। तो ये सबको देखते हुए यहाँ पर अच्छे रैंकिंग मिलते हैं, ठीक है। इसमें जो इंडिया का परफॉर्मेंस देखा गया है ये लगभग 72 पाया गया है, ठीक है। और जो ग्लोबल परफॉर्मेंस देखा गया है तो नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है, फिर उसके बाद यूएस है, उसके बाद सिंगापुर है, जो कि इस इंडेक्स को लीड कर रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है आपको भुवन पंचायत 3.0। इसे हम मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में लिखेंगे, क्योंकि पंचायत से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव दिया गया है, बशर्ते ये इसरो के मदद से किया गया, बट हम इसरो में नहीं लिख रहे, पंचायती राज मिनिस्ट्री के अंदर में लिखेंगे, ठीक है। तो ये 3.0 वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है ना, इससे रिलेटेड इसलिए ये न्यूज़ में बन गया। ये है क्या, ये एक स्पेस बेस्ड इंफॉर्मेशन सपोर्ट कराया जाएगा, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग अपडेट आउट, मतलब प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो मतलब ग्राउंड लेवल पे जो पंचायती लेवल पे जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया गया और वो कितना वो काम कर रहा है, तो उसको क्या करेगा इसरो ना, आप अगर इस भुवन वाले इस वेबसाइट पे अगर जाओगे ना, तो आप देख पाओगे कि आप जूम करके आप पर्टिकुलर किसी भी एरिया में जहाँ पे काम चल रहा है उसका सारा डेटा आपको मिलेगा। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप लोग ये भुवन पंचायत जो एप्लीकेशन है, वेब पोर्टल है, यहाँ पे जाएँ और वहाँ पे बहुत अच्छे से एप्लीकेशन आपको मिलेगा। जैसे आप GPS वगैरह में देखते हैं, आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा कि कैसे कैसे क्या काम चल रहा है। आपको ये इसरो के ही जो हमारे सैटेलाइट, अपने सैटेलाइट की मदद से ये आपको डेटा मिल रहा है, तो आप लोग ये भी आपको देख सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये हमारे द्वारा ही ये सैटेलाइट की मदद से मिला जा रहा है। तो ये स्पेशली इसलिए लाया गया ताकि कैसे प्लानिंग और मॉनिटरिंग जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है ना, कैसे उस पर एक मॉनिटर कर सकेंगे वहाँ के पंचायत, ठीक है, कि जो भी सैंक्शन किया जा रहा है सेंट्रल या स्टेट के द्वारा, तो किस तरह किस लेवल पे कितना अच्छा काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना टारगेट लिया गया है, कितना कुछ होने वाला है, ये सारा चीज़ इसमें देखा जाएगा, ठीक है। इसका जो मेन फीचर बोल रहा है कि ये जो भुवन सैटेलाइट है ये इमेज करेगा हाई रेजोल्यूशन डेटाबेस, लगभग 1:10,000 स्केल, ठीक है, इतना रेजोल्यूशन करेगा। और उसके बाद फिर आपको ग्राम पंचायत या अदर स्टेक होल्डर्स क्या तरह का सर्विसेज दे रहे हैं, सारा चीज़ आप मतलब देख पाएंगे, ठीक है। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन जैसा मैंने बताया इसरो के कोलैबोरेशन की मदद से हो रहा है। ग्राम पंचायत मेंबर जितना है या स्टेक होल्डर्स है ना, उनको ये जो भी डेटा रिक्वायरमेंट है वो यहाँ इसरो के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है आपको ये वेस्ट एशिया पीस प्लान, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जामिनेशन के लिए, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आखिर है क्या, तो ये जो वेस्ट एशिया पीस प्लान है ना, ये यूएस
ने प्लान किया था कि कैसे करके रिवाइव कर सके ये जो दोनों स्टेट है ना, आपको इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में, ठीक है, कैसे इन दोनों के बीच में पीस लेके आ सके, ठीक है। तो यूएस ने कुछ अपने प्रस्थान रखा, मतलब अपना प्रावधान वहां पे रखा। तो जो इजरायली पीएम थे ना, बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने क्या किया, पहले तो ये अपोज कर रहे थे, बट जैसे ही यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये प्लान आया तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ये माना जाता है कि ये जो इजरायली पीएम है, ये डोनाल्ड ट्रंप के काफी अच्छे मतलब फ्रेंड्स में आते हैं, और ये हमारे पीएम मोदी जी के भी बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स में आते हैं, ठीक है। तो बट ऐसा नहीं है कि पैलेस्टीन हमारे अगेंस्ट है, पैलेस्टीन भी हमारे बहुत ही अच्छा एलाई है, ठीक है। तो ये वेस्ट एशिया जो पीस प्लान है ये है क्या, तो ये वेस्ट एशिया पीस प्लान में स्पेशली क्या हुआ कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने इसराइली को बोला कि हम पीस चाहते हैं तो हम एक एक्सपेंसिव स्टेट विद जेरूसलम, जो कि अनडिवाइडेड कैपिटल है, के साथ आपको टाइट सिक्योरिटी कंट्रोल करना होगा आपको ओवर अ फ्यूचर पैलेस्टाइन स्टेट में। ये सब मतलब कुछ इस तरह का प्रस्ताव लेके आए जिससे कि वो पीस लेके आ सकेंगे, ठीक है। तो ये प्लान एक्चुअली था क्या, तो ट्रम्प ने प्लान किया कि कैसे करके आप वो एड्रेस करेंगे जो भी कंटेंशियस इशू चल रहा है ना, जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बॉर्डर इसराइल और आपको पैलेस्टाइन के बीच में, उसको सेटलमेंट कैसे किया जा सके। तो उन्होंने ज्यूइश सेटलमेंट्स ऑन द वेस्ट बैंक में उन्होंने किया, लैंड स्वैप बिटवीन इसराइल और पैलेस्टीन है, ये टॉपिक भी वहाँ उन्होंने रखा, ठीक है। उसके अलावा इसराइल का जो सिक्योरिटी कंसर्न है ना, उसको भी वहाँ रखा, और स्टेटस ऑफ सिटी ऑफ जेरूसलम, इसको भी वहाँ पे रखा, ठीक है। ये सारे चीज से रिलेटेड उन्होंने किया। उसके बाद फिर वो कुछ सजेशन पे आए और उन्होंने कहा कि इस तरह का पीस होगा, ठीक है। जबकि ये सारे चीज में ना देखा गया कि यूएस प्रेसिडेंट ना कहीं आपको इसराइल के ही हित में बात किया है, ये भी यहाँ पे इसलिए थोड़ा कंट्रोवर्सी हुआ। बट यहाँ पे जो चल रहा है, चल पहले उसको हम लोग जान लेते हैं। जैसे जो इसराइल को ना उन्होंने पूरी तरह से अलाउ कर दिया कि आप ज्यूइश सेटलमेंट वेस्ट बैंक में कर सकते हैं और साथ ही जॉर्डन वैली में भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो पैलेस्टीन रिफ्यूजीज हैं, उनसे रिलेटेड जो भी 1948 के लड़ाई में वो लोग जो बेघर हो गए थे, उनसे रिलेटेड कुछ भी उन्होंने नहीं बोला डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है। उनको वापसी भी नहीं दिया जा रहा है वो एरिया जो कि उनको छीन लिया गया था। तो ये सब चीज थोड़ा कंट्रोवर्सी बन गया था, तो इससे रिलेटेड भी अच्छा हुआ हमने इसके बारे में भी देख लिया, ठीक है। तो जेरूसलम से रिलेटेड उन्होंने बोला कि उन्हें अनडिवाइडेड कैपिटल चाहिए, वो अलग होने नहीं देंगे। जेरूसलम आपको इसराइल का ही पार्ट उन्होंने रहने दिया, और साथ ही में ही उन्होंने ये कहा कि जो कुछ पार्ट है ना आपको सदर्न साइड में, वो आप जो है वो आप पैलेस्टीन का दे सकते हैं, वहां पे वो कैपिटल बना सकते हैं, ठीक है। इन रिटर्न इसराइल वुड फ्रीज फर्दर सेटलमेंट एक्टिविटीज ऑफ द, मतलब भले ही जेरूसलम का आपको मिल जा रहा है, वेस्ट बैंक भी आपको इसराइल को दिया जा रहा है, बट आपको 4 साल तक जाओ उतना ज़्यादा अपना सेटलमेंट अभी वेस्ट बैंक में नहीं करेंगे, इसराइल को बोला जा रहा है। 4 साल के बाद आप मतलब दिए टाइम, क्योंकि वहाँ के लोग को अचानक आप नहीं बोल सकते कि जाइए, ठीक है। तो अभी कुछ टाइम दे, उसके बाद फिर नेगोशिएशन होने के बाद वो देखते हैं क्या होता है। लैंड स्वैप में आपको ओस्लो एकॉर्ड के तहत यहाँ पे बोला जा रहा है कि वेस्ट बैंक है ना, उनको वो डिवाइड करेंगे 3 एरिया में, जिसमें ओनली वन ऑफ देम इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ पैलेस्टीन अथॉरिटी। वेस्ट बैंक को वो लोग डिवाइड करेंगे और सिर्फ एक पार्ट को पैलेस्टीन अथॉरिटी को हाथ में हित में देंगे, और बाकी आपको इसराइल के ही कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ये प्लान और भी प्रपोज कर रहे हैं कि लैंड स्वैप ऑफ द इजरायली एनेक्सेशन जो भी वेस्ट बैंक ज्यूइश सेटलमेंट्स में होगा ना, वो भी आपको इसी के हित में होगा। मतलब कि जो लैंड स्वैप हो रहा है ना इजरायली एनेक्सेशन का वेस्ट बैंक का ज्यूइश सेटलमेंट में, वो भी आपको प्रपोज किया जा रहा है, जिसमें आपको ये दिखाया जा रहा है कि गाजा स्ट्रीट को ना वो थोड़ा एनलार्ज कर देंगे। मैं आपको डायग्राम की मदद से यहाँ दिखा रहा हूँ कि ये जो गाजा, ये हो गया आपको गाजा स्ट्रीट, ठीक है, ये हो गया वेस्ट बैंक, ये ही दो सिर्फ पार्ट बचा हुआ है जो पैलेस्टीन का है। तो बोल रहे हैं कि गाजा स्ट्रीट को थोड़ा वो एक्सपैंड कर देंगे और अंदर से आप लोग टनल बना लीजिए, बस आप लोग यूज करिए, आपको ऐसा नहीं है कि ये पूरा एरिया ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात सब यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि हमास जो वहाँ का एक तरह टेरर ग्रुप है, उसको भी कंट्रोल करना होगा। तो इजरायली बोल रहे हैं पैलेस्टीन को कि आपको टेररिस्ट ग्रुप को अच्छे से कंट्रोल करना होगा, और इस्लामिक जिहाद है उसको भी आपको संभालना पड़ेगा, हम अपने तरफ से आपको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट प्लान का जो यूएस ने सब बोला, प्रपोजल दिया कि लगभग 50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे अगले 10 साल में, अगर पैलेस्टीन इसे जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको डोनाल्ड ट्रम्प जी के द्वारा बोला गया है, ठीक है। बढ़ते हम लोग थोड़ा इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। देखिए ये पहले था, ये आपको 1947 में देख पा रहे हैं, पैलेस्टीन है, ये व्हाइट व्हाइट जो पार्ट है ये आपको ज्यूइश सेटलमेंट, इसराइल नहीं है, उस वक्त ज्यूइश का वहाँ पे कुछ लोग थे, और ये पूरा का पूरा ये पैलेस्टीन लैंड था। धीरे धीरे क्या हुआ, ये पैलेस्टीन लैंड देख पा रहे हैं, ये ग्रीन में बदल गया, और ये व्हाइट वाला पार्ट अब जो आपको ज्यूइश सेटलमेंट था वो इसराइली लैंड बन गया, ठीक है। धीरे धीरे और भी आगे बढ़ गया, यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसराइली लैंड पूरा हो गया, यहाँ पैलेस्टीन अब छोटा सा रह गया। अब यहाँ तो नेग्लिजिबल अभी का कहानी है ये,
कि ये भी नेग्लिजिबल हो गया, बट इसको फुल फिगर में अगर आप देखेंगे तो ये हो गया आपको वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप जो है ये आपको आता है पैलेस्टीन में, बाकी ये सारे जो है ये आपको इसराइल का पार्ट बन गया। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इशू में है कि कैसे करके यहाँ शांति ला जा सके। ये आपको गोल्डन हाइट्स देख रहे होंगे, ये भी काफ़ी न्यूज़ में बना था, तो इसराइल ने इसको भी अभी कवर कर लिया है और ये अभी डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा भी बोला गया है कि ये गोल्डन हाइट्स इसराइल का ही पार्ट है। एक्चुअली में ये सीरियन का देख पा रहे हैं ना, ये आपको इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये सीरियन का पार्ट है, बट अभी इसको यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये इसराइल का ही पार्ट है। ठीक है, हमारा जो यहाँ पे इसका जो तल अवीव दिख रहा है ना, आपको एक सेकंड में इसको हटा दूं, ये तल अवीव दिख रहा है ना, ये हो गया आपको इसराइल का कैपिटल। ठीक है, तो हम लोग अपना जो एम्बेसी है वो यहाँ रखें, बट ये आप देख पा रहे हैं ये हो गया जेरूसलम, एकदम आपको वेस्ट बैंक मतलब इसराइल और पैलेस्टीन के बॉर्डर में। तो ये अब इसराइल क्या जेरूसलम को अपने अंदर रख लिए, तो किसी भी कंट्री ने अपना एम्बेसी जो है वो यहाँ नहीं रखा था, बट यूनाइटेड स्टेट ने क्या बोला, हम तेल अवीव से अब जेरूसलम में हट जाएंगे, हम वहां पे बना रहे हैं। मतलब पूरी तरह से तो वो इसराइल के हित में, ये पता नहीं कैसे वो आ गए ये वेस्ट बंगाल आपको पैलेस्टीन और इसराइल के बीच में पीस लाने के लिए। ठीक है, और जो भी लाया गया है, जो भी स्टेटमेंट दिया गया, वो सारे आपको इसराइल के ही हित में दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हम लोग अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है आज का आखिरी टॉपिक होगा, एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला रिसर्च कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसे हम इंपॉर्टेंट बॉडीज वाले सेक्शन में लिखेंगे, क्यों लिखेंगे अभी जान जाएंगे थोड़ा। तो इसका 5वां एडिशन हाल ही में हुआ है, जो कि कहाँ पे हुआ, पुणे में हुआ। ठीक है, पुणे कहाँ, महाराष्ट्र में। तो ये जो ऑर्गेनाइज किया गया है, ये करवाया गया है आपको IISER के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन एंड रिसर्च, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, इसलिए थोड़ा हमको इससे रिलेटेड जानना जरूरी पड़ा कि IISER इन्वॉल्व है, वरना आपको IIT मद्रास या वायरोलॉजी जो है पुणे में उसका बॉडी का नाम दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं। तो ये आपको है एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला रिसर्च सेंटर जो है ना, वो इससे रिलेटेड है। ये ड्रोसोफिला क्या है ये भी अभी हम जानेंगे, पहले इससे रिलेटेड ये देख लेते हैं। ये अभी जो लास्ट हुआ, ये 4 एडिशंस ऑफ द कॉन्फ्रेंस जो हुआ है ना, इससे पहले जो पुणे से पहले जहाँ जाया हुआ है, तो ताइपे में हुआ है। ताइपे कहाँ हो गया, आपको ताइवान का कैपिटल है। सियोल हो गया साउथ कोरिया का, उसके बाद बीजिंग में हुआ था, उसके बाद ओसाका में हुआ था जो कि जापान का। ठीक है, अभी 5वां कहाँ है, पुणे में हो रहा है, जो कि भारत का कैपिटल नहीं है। ठीक है, ये जो उसके अलावा ये जो APDRC है ना, मतलब एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला रिसर्च कॉन्फ्रेंस, ये आपको बाईएनियल इवेंट्स है, मतलब साल में 2 बार होती है। ठीक है, जिसका मेन एम होता है कि कैसे करके प्रमोट किया जा सके ये ड्रोसोफिला रिसर्चर्स है ना, जितना भी एशिया पैसिफिक रीजन में, कैसे इनको कोलैबोरेट करके इंटरैक्ट करवाया जाए और अच्छे से अच्छे रिसर्च फेज में हम लोग R&D, इससे मतलब R&D क्या, इससे और अच्छे बेहतर फेज में रिसर्च कर सके। ठीक है, ये ड्रोसोफिला है क्या, ये फ्लाइज होता है ना, मक्खी, मक्खी का ही एक जीनस है। ठीक है, जो कि स्पेशली आपको ड्रोसोफिलिडे फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये ऑफनली इनको एक स्मॉल फ्रूट फ्लाइज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज एंड प्रेफर्ड मॉडल ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि बायोलॉजिकल रिसर्च अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर द लास्ट 100 ईयर्स, मतलब पिछले 100 सालों में बायोलॉजिकल जो भी रिसर्च हो रहा है ना, उसमें ये जो इस तरह के जो ड्रोसोफिला फ्लाइज है ना, उसका बहुत ही अच्छे वैरायटी में यूज किया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से। तो ये और भी ज़्यादा इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इससे रिलेटेड रिसर्च बहुत अच्छे अच्छे किए जा रहे हैं, और आगे भी उम्मीद किया जा रहा है कि अगर कोलैबोरेट किया जा सके तो और भी अच्छे अच्छे रिसर्च किए जा सकेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना ज़्यादा आप इसे शेयर भी करेंगे तो उतना ही ज़्यादा हमारे लिए मुझे आप डायरेक्टली मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, और जितना ज़्यादा कुछ भी आपको डाउट्स आ रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में देते जाइए। जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ स्पेशली उसको अगर आप कमेंट बॉक्स में दे रहे तो और ज़्यादा मुझे इनडायरेक्टली आप मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, जो भी हमारे फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक बटन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सही टाइम में मिल जाया करे। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।